हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में। तो आज इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं सोशल साइंस पैडागोजी के क्वेश्चंस। अभी तक हम कर रहे थे सिर्फ कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं पैडागोजिकल क्वेश्चंस की भी, क्योंकि पैडागोजी का जो पार्ट रहता है वो रहता है 20 मार्क्स का, तो ये भी ज़रूरी है करना। तो इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और इन क्वेश्चंस से आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अगर आप कंटेंट भी नहीं पढ़ते हैं पैडागोजी का कंटेंट, तो अगर सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सॉल्व कर लेते हैं इसके, तो भी आप काफ़ी अच्छा स्कोर इसमें कर पाएंगे। तो क्योंकि क्वेश्चन से ही इसका बेस बनता है, तो क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी हैं पैडागोजी में। तो पैडागोजी के क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से, और क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कौन सा है। क्वेश्चन पेपर हमने लिया है 23 दिसंबर का, दिसंबर में ही जो एग्ज़ाम हुआ था उसका है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बाकी के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज है, इंस्टा ID है, टेलीग्राम चैनल है, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में सटीक समझ का संचार करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कम्युनिकेट्स एन एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नेचर ऑफ सोशल साइंसेज। बेसिकली ये नेचर ऑफ सोशल साइंस से पूछा गया है, जो कि आपका फर्स्ट ही टॉपिक है पैडागोजी में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। यह समाज और महत्वपूर्ण नागरिकता के बारे में एक एकीकृत समझ विकसित करता है। इट डेवलप्स एन इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट सोसाइटी एंड क्रिटिकल सिटीजनरी। तो है क्या ये? बेसिकली देखो, सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो ये इसका जो नेचर है, ये इसका संबंध है मानवीय संबंधों से, जो ह्यूमन रिलेशंस होते हैं उनसे संबंधित है ये। बेसिकली हम इसमें बात करते हैं कि सोसाइटी में आपका जो रिलेशन है वो क्या होना चाहिए एक दूसरे से, और सोसाइटी में आपको कैसे रहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं। सोशल साइंस की जो प्रकृति है वो सामाजिक मुद्दों का अध्ययन है। सोशल जो इश्यूज होते हैं उससे रिलेटेड होता है सोशल साइंस, जो हमेशा अधिक जटिल होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ये थोड़े से, और ये समाज और महत्वपूर्ण नागरिकता के बारे में एक एकीकृत समझ विकसित करता है। जो मतलब अलग अलग जो एस्पेक्ट होते हैं उनके बारे में एकीकृत एक तरह से ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है, इंटीग्रेटेड जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो डेवलप करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं सोशल साइंस में एक तरह से हम जो वैल्यूज़ होते हैं सोसाइटी से रिलेटेड उनको हम सीखते हैं, और सामाजिक वैज्ञानिक जो होते हैं हमेशा किसी चीज़ की अच्छाई या मूल्य के लिए परेशान रहते हैं। मतलब एक तरह से आप भी अगर समाज में रहना चाहते हैं तो उसके लिए मूल्य चाहिए होंगे, वैल्यूज़ चाहिए होंगे। आप बिना वैल्यूज़ के सोसाइटी में नहीं रह सकते। आपको अपनी एक कोई रिस्पेक्ट चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं करता तो आप सुकून से रह सकते हैं। तो एक तरह से वैल्यूज़ चाहिए होते हैं सोसाइटी में रहने के लिए। सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य एक संवेदनशील, चिंतनशील और जागरूक इंसान बनाना है। तो आप सेंसिटिव भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में कुछ भी हो रहा है आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। चिंतनशील होने चाहिए आप, मतलब आपकी जो थिंकिंग है वो डेवलप होनी चाहिए उस लेवल की, और जागरूक भी आपको रहना चाहिए अगर आप सोसाइटी में रहते हैं। सामाजिक विज्ञान प्रकृति में अंतः विषय है, मतलब ये एक ही विषय नहीं है बल्कि ये बाकी विषयों को भी लेकर के चलता है। मतलब बाकी विषयों की भी जानकारी इससे मिलती है, या फिर बाकी विषय अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें सोशल साइंस काम आता है। सामाजिक विज्ञान की अवधारणा या मुद्दा सामाजिक विज्ञान के एक अनुशासन तक सीमित नहीं है, मतलब कि एक ब्रांच नहीं है इसकी, अनेकों ब्रांचेस हैं, और मतलब एक ही हम नहीं कह सकते इसको ये एक ही सब्जेक्ट है, इसके अलग एक सारी ब्रांचेस होती हैं। तो इसके बारे में हो गया है इतना, और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और यहाँ पर आप इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं, कंटेंट को इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ही मैंने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको पहचानना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही रहेगी। करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी आर ट्रू। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। स्टेटमेंट ए क्या है? मानव भूगोल भूगोल के अनुशासन का हिस्सा है। अनुशासन या डिसिप्लिन होता है, एक तरह से ब्रांच की बात कर रहे हैं हम, तो मानव भूगोल जो है भूगोल की ही एक ब्रांच है, बिल्कुल बात सही है। दूसरा जो कथन है वो है मानव भूगोल मानव जाति के विकास, इसकी विभिन्न जातियों और पर्यावरण के लिए मानव अनुकूलन को
शामिल करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो ज्योग्राफी में सारी चीज़ें आ जाती हैं, पर्यावरण इसमें शामिल होता है, इसमें मानव जाति का जो डेवलपमेंट, मतलब एक तरह से डेवलपमेंट इसमें इंक्लूड होता है। लेकिन जब हम इसको भूगोल को मानव से जोड़ देते हैं, जब हम मानव भूगोल की बात करते हैं, तो इसमें मानव से रिलेटेड चीज़ें शामिल हो जाएंगी, मानवीय पर्यावरण इसमें शामिल हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन जो है ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट हमारी इसमें सही हो जाएंगी। यहाँ पर भी आप वही डिटेल्स दी हुई है कि मानव भूगोल जो है भूगोल की वो शाखा है, वो ब्रांच है। ब्रांच के बदले हम डिसिप्लिन वर्ड का भी यूज़ कर लेते हैं, जो मनुष्यों और समुदायों, मतलब जो ह्यूमन का जो रिलेशन है, उसके कम्युनिटी में उसका रिलेशन कैसा है, कल्चर के साथ कल्चर कैसा है उसका, या फिर इकोनॉमिक जो उसके रिलेशंस हैं उससे ये जुड़ा हुआ है। तो मानव भूगोल के बारे में कुछ इस तरह के जो पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखेंगे। बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि किस चीज़ से रिलेटेड है। ज्योग्राफी, जिस तरह से ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, मानव भूगोल मानव से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 द्वारा प्रस्तावित सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ज्ञान मीमांसा परिवर्तन का एक पहलू है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एन एस्पेक्ट ऑफ एपिस्टेमिक शिफ्ट इन द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस प्रपोज्ड बाय द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005? तो इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखो ये क्वेश्चंस हो सकता है आपको टफ लग रहे हो, लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, हम रेगुलर जब प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे आते हो सकता है आपको आपके 1-2 क्वेश्चन छूट भी जाए एग्जाम में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा समझने की बस कोशिश करें, ये ना सोचें कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। रेगुलर क्लास देखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग बनने लगेगी, तो घबराना नहीं है। पहली क्लास में धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बनेगी इसकी, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो 4 इसमें है, अतीत के ब्रिटिश खाते से लेकर विभिन्न भारतीय खातों तक। एक तरह से अगर हम बात करें, देखो इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। देखो एनसीएफ में क्या कहा गया कि पाठ्य पुस्तक पर ही जोर नहीं देना है। जब हम पढ़ाते हैं, हमें पाठ्य पुस्तक से अलग भी चीज़ें सिखानी चाहिए। पुस्तक ही सूचना का एकमात्र स्रोत नहीं है, जो व्यवहारिक जो ज्ञान होता है वो भी बच्चों को देना ज़रूरी है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को स्थानीय के संदर्भ में संतुलित करने की आवश्यकता है। जो नेशनल जो हमारे अफेयर्स होते हैं उनको रिलेट करने की ज़रूरत है लोकल अफेयर्स से। और भारतीय इतिहास को अलग अलग नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे हम जब पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री, तो हमें उसको वर्ल्ड हिस्ट्री से कनेक्ट करना चाहिए, यानी कि दुनिया की और घटनाओं से भी जोड़ना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि अगर हम सिर्फ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इंडिया से ही रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम उनको वर्ल्ड से भी जोड़ करके पढ़ेंगे तब हम उसको समझ पाएंगे। एनसीएफ ने सुझाव दिया कि नागरिक शास्त्र के स्थान पर राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाए। आपको पता ही है कि पहले हम सिविक्स शब्द का यूज़ करते थे, लेकिन अब हम सिविक्स के बदले पॉलिटिकल साइंस का यूज़ करते हैं। और जो बुक भी है 6 to 8 की, आप पाएंगे इसमें कि जो सिविक्स के बदले सोशल और पॉलिटिकल साइंस अब बुक का नाम हो गया है। वही वर्ड आपको यूज़ करना होता है बुक के लिए भी। औपनिवेशिक काल में भारतीय स्कूली पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र को शामिल किया गया था। औपनिवेशिक काल मैंने आपको बताया था, हमारी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्लास थी, तो इसमें जो स्कूल का जो करिकुलम होता है उसमें नागरिक शास्त्र भी ऐड कर दिया। आज्ञाकारिता और वफादारी पर जोर नागरिक शास्त्र की प्रमुख विशेषताएं थी। तो नागरिक शास्त्र में बेसिकली क्या चीज़ें शामिल थी? ऑबिडेंस और लॉयल्टी। इसलिए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के ढांचे द्वारा सामाजिक विज्ञान की शिक्षक में ज्ञान मीमांसा का बदलाव अतीत के ब्रिटिश खाते से विभिन्न भारतीय खातों में स्थानांतरित करना है। तो एक तरह से जो एजुकेशन हमारी ब्रिटिश काल में शुरू हुई थी वो अब तक भी चल रही है, तो यही इसका मतलब है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसके आधार पर विकसित सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्री सामाजिक विज्ञान शिक्षक को समाज के विभिन्न पहलुओं के बीच अंतर संबंधों को देखने में मदद कर सकती है? तो इसमें हमें ऑप्शन चुनना है, कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन सेकंड इसमें सही हो जाएगा, बी एंड सी आर ट्रू। बहुआयामी दृष्टिकोण और अंतःविषय दृष्टिकोण। देखो अंतःविषय दृष्टिकोण इसमें दिया है कि अंतःविषय जो दृष्टिकोण है ना, एक तरह से हम इसमें कह सकते हैं कि सिर्फ एक ब्रांच पर ये डिपेंड नहीं होता है, इसमें अनेकों ब्रांचेस शामिल होती हैं। जैसे कि हम बात करें गणित, सामान्य विज्ञान, भाषा आदि अन्य विषयों की अवधारणाओं या मुद्दों के साथ सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं को एकीकृत करना। मतलब सिर्फ हम सामाजिक विज्ञान को लेकर के नहीं चल रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, बाकी ब्रांचेस को भी लेकर के चल रहे हैं, सिर्फ एक ब्रांच के साथ हम नहीं चल रहे हैं। डिसिप्लिन मैंने आपको बताया था क्या, ब्रांच इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं।
और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है, तो इसको हिंदी में कहेंगे बहुविषयक दृष्टिकोण। और ये है जो विभिन्न विषयों के दृष्टिकोण से एक अवधारणा को परिभाषित करने या समझने की अनुमति देता है। तो ये विभिन्न विषयों के दृष्टिकोण से आप एक चीज़ को समझते हैं। विभिन्न विषयों के लोग एक विशेष मुद्दे पर एक साथ काम करते हैं। मान लो कि अलग अलग विषय के विशेषज्ञ हैं, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, तो वो एक साथ काम करते हैं, लेकिन विषय की प्रकृति के आधार पर इस मुद्दे पर पहुंचना अनुशासन से अनुशासन में भिन्न होता है। लेकिन ये जो ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करता है कि हमें किस मुद्दे पर पहुंचना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथ्यों के प्रतिधारण पर अवधारणाओं की समझ को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से वैध तरीके हैं? विच अमंग द फॉलोइंग आर वैलिड वेज टू एनकरेज कंप्रीहेंशन ऑफ कंसेप्ट ओवर रिटेंशन ऑफ फैक्ट्स? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए, बी और सी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे कि मान लो अगर हमें तथ्यों को समझना है, वो हमें अगर समझ विकसित करनी है, समझ अगर वो डेवलप करनी है बच्चों में, तो हम किस तरह से कर सकते हैं? तो ए, बी और सी इसमें सही हो जाएगा। देखो, एक तो हम क्या करेंगे, जानकारी की सूची को कम करना, यानी कि जो टॉपिक से रिलेटेड जो जानकारी है वो मेन फैक्ट्स बताना। ऐसा नहीं कि हमने डिटेल बता दी है बच्चों को और मतलब कि बहुत बड़ा जो है मैटर दे दिया है जिसमें कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है क्या समझना है। तो समझ देखो तभी डेवलप होगी जब हम उनको जो टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें हैं सिर्फ वही बताएंगे, मेन पॉइंट्स बताएंगे, तो वो क्या होगा, फिर जो मुद्दा है उससे भटकेंगे नहीं। ऐसे प्रश्न पूछना जो बच्चों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। तो ऐसे क्वेश्चन पूछना, जैसे कि अगर नदी में पानी खत्म हो जाए तो आप क्या करेंगे, उसमें क्या है बच्चा खुद से सोचेगा, खुद के विचार उसमें डेवलप होंगे। तो ऐसे प्रश्न पूछना जो बच्चों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करे। इससे क्या होगा, इससे भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। जब भी संभव हो परिभाषाओं से बचना। देखो, परिभाषाओं के लिए अगर हम उनको कहेंगे तो परिभाषा तो देखो रट्टा मारने वाली होती है, वो सिर्फ रट्टा लगा लेंगे और सुना देंगे, फिर कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे। लेकिन जब अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी किसी टॉपिक को लेकर के और उस चीज़ को वो समझ लेंगे, एक टॉपिक को, तो वो उसको कभी नहीं भूलेंगे। तो इसमें ए, बी और सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम रणनीति को सामाजिक न्याय और हाशिए पर के विषय पर चर्चा करने के लिए प्रारंभिक स्तर पर सबसे अच्छा नियोजित किया जा सकता है? देखो, इसलिए कहा जाता है एनसीईआरटी पढ़ने के लिए जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं ना, उसमें जो टॉपिक्स हैं उसमें से भी कुछ पैडागोजिकल क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये आपका पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन है एक, सॉरी क्वेश्चन ऐसे नहीं है, मतलब ये एक टॉपिक है, एक चैप्टर है पूरा, इस पर एक नहीं 2 चैप्टर्स हैं, तो उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन बना दिया है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं अच्छे से तो एक समझ आपकी डेवलप हो जाती है। इस तरह के क्वेश्चन फिर आप खुद से ही कर पाएंगे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और सी। इसमें क्या क्या आ जाएगा, देखो इसमें हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है अगर हम देखो शिक्षण अधिगम रणनीति को मतलब सामाजिक न्याय और हाशिए पर के विषय पर चर्चा करने के लिए प्रारंभिक स्तर पर सबसे अच्छा नियोजित किया जा सकता है। अगर हम सामाजिक न्याय और हाशिया समझाना चाह रहे हैं बच्चों को, सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइजेशन होता क्या है, तो उसको अगर हम समझाना चाह रहे हैं प्राइमरी लेवल पर, एलिमेंट्री लेवल पर, तो हम उसको किस तरह से समझा सकते हैं? देखो, इसमें 3 मेथड जो हैं वो सबसे अच्छे रहेंगे। क्या? रोल प्ले, इसमें दिए हुए हैं ए, बी और सी। रोल प्ले, केस अध्ययन और सर्वेक्षण। क्या होते हैं ये? रोल प्ले होता है किसी एक पर्टिकुलर किसी पर्सन का रोल प्ले करना, उसके जगह पर खुद को रख करके देखना। जैसे आप किसी आदिवासी किसी पर्सन का हम रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हाशिए पर जो कम्युनिटी है वो क्या है, आदिवासी या फिर मुस्लिम कम्युनिटी, तो उनमें से हम किसी पर्सन का रोल प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा हम केस स्टडी कर सकते हैं, किसी के ऊपर किसी के लाइफ पर केस स्टडी कर सकते हैं। सर्वेक्षण कर सकते हैं, सर्वे करके देख सकते हैं कि कितने लोग हाशिए पर हैं, सामाजिक न्याय मतलब कितने लोगों को मिल रहा है, कितने लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है अप्रोप्राइट रहेंगे। और डी तो नहीं होगा। देखो, इसमें हम किसी प्लेस के बारे में तो नहीं बता रहे हैं, हम सोशल न्याय की बात कर रहे हैं, सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं और मार्जिनलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो ये इसमें ग्लोब और मानचित्र का कोई रोल नहीं है। तो ए, बी और सी इसमें सही होगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भारत के विभाजन पर क्लास ले रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन कक्षा में चर्चा के लिए मूल्यवान संसाधन साबित हो सकता है? इसका करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और सी। देखो, भारत का विभाजन किस किस चीज़ से हम समझा सकते हैं, बेसिकली यहाँ पर ये पूछा गया है। तो अगर हम भारत का विभाजन समझाना चाहते हैं तो उसके लिए देखो भारत के मानचित्र की भी ज़रूरत पड़ेगी,
हमें दिखा सकते हैं कि विभाजन से पहले का भारत कैसा था और विभाजन के बाद का भारत कैसा है। तो मानचित्र से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा हम रेफरेंस ले सकते हैं खुशवंत सिंह द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान। इन्होंने ये लिखा है, हिस्टोरिकल नॉवेल है ये, और इसका हम रेफरेंस ले सकते हैं, इसको पढ़ा सकते हैं, मतलब इससे कुछ मेन पॉइंट्स बता सकते हैं, उसके थ्रू हम भारत का विभाजन अच्छे से समझा सकते हैं। तीसरा हम क्या ले सकते हैं, दिल्ली 1948 की तस्वीरें हम ले सकते हैं, वो आपको मिल जाएंगी इंटरनेट पर, तो इनको हम ले सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही रहेंगे भारत के विभाजन पर अगर हम समझाना चाहते हैं। तो डी जो है ये गलत हो जाएगा। MS सुब्बुलक्ष्मी जो है इन्होंने भक्ति गीत गाए हुए हैं, तो ये इसमें हेल्प नहीं करेंगे, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सबसे प्रासंगिक भूमिका छात्रों को विकसित करने का अवसर प्रदान करना होगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, द मोस्ट रिलेवेंट रोल फॉर अ सोशल साइंस टीचर वुड बी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू डेवलप। तो क्या हम डेवलप करना चाहते हैं, मतलब कैसी अपॉर्चुनिटी हम बच्चों को दें कि वो अपने अंदर डेवलप कर पाएँ, किस तरह की सोच। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अपने आसपास दुनिया की आलोचनात्मक समझ। देखो अब मैं इसके थ्रू आपको समझाती हूँ कि आप एलिमिनेशन के थ्रू कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या दिया है, परीक्षा के लिए स्वयं अध्ययन करने के लिए आत्मप्रेरणा, तो ये कुछ डाउटफुल है ऑप्शन। दूसरा है विषय के विशेषज्ञ बने, तो ऐसा कोई नहीं कहता कि विषय के विशेषज्ञ बने, जो इसके विशेषज्ञ होते भी हैं उनको भी पूरी जानकारी नहीं होती सब्जेक्ट के बारे में, तो अब बच्चों को तो विशेषज्ञ नहीं बनाना है, उनको तो हमें आगे की लाइफ के लिए तैयार करना है। तो विशेषज्ञ बनने के लिए हम कभी नहीं कहेंगे कि एक्सपर्ट बनो किसी भी सब्जेक्ट में। तीसरा है घटनाओं को याद करने के लिए स्मृति कौशल, मेमोरी स्किल्स टू रिकॉल इवेंट्स। देखो याद करने के लिए भी हम कभी जोर नहीं देते हैं, मतलब रट्टा मारने के लिए कभी जोर नहीं देते बच्चों पर, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचता है क्या, फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट भी थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन अगर आप फोर्थ ऑप्शन को देखें तो अपने आसपास की दुनिया की आलोचनात्मक समझ, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा ऑप्शन। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। देखो थिंकिंग भी और अंडरस्टैंडिंग एक तरह से सिमिलर चीज़ हम कह सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है कि जब किसी भी चीज़ के लिए आप गहराई से सोचें किसी चीज़ के बारे में। और क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग की बात करें कि आप किसी चीज़ को गहराई से समझ गए हैं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो आसपास का जो आपका एनवायरनमेंट है, आपकी जो दुनिया है आसपास की, उसके बारे में आपको अच्छी समझ होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास की कक्षा में निम्नलिखित में से किस गतिविधि में आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। इतिहास की कक्षा में पूछा गया है, आपको ये ध्यान रखना है किसके बारे में पूछा हमसे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन अ हिस्ट्री क्लास हैव द मोस्ट पोटेंशियल फॉर प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो इसमें 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होगा। कौन सा सही है इसमें, A, C और D सही है, A, C और D। विकल्पों का विश्लेषण, एनालाइजिंग चॉइसेस। अगर हम आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें विकल्पों का विश्लेषण अगर कोई कर पाता है तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होने की ज़्यादा संभावना है। राय से अलग तथ्य अगर कोई बना पाता है, जो राय बाकी लोग दे रहे हैं उससे अलग तथ्यों पर अगर कोई ध्यान दे पाता है, तो ये भी एक तरह से इसको बढ़ावा देगा। प्रभावों की खोज, एक्सप्लोरिंग इम्पैक्ट्स, तो ये भी इसके लिए बेहतर विकल्प रहेगा। तो थ्री जो ऑप्शन हैं ये सही हो जाएंगे, A, C और D। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सामाजिक विज्ञान के प्रश्न में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। देखो ये भी थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, लेकिन सिमिलर लग रहा होगा। आलोचनात्मक सोच का मतलब अगर मैं बताऊं तो वही है, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि किसी चीज़ के बारे में गहरी सोच, गहरा अध्ययन, डीप थिंकिंग, जो मतलब जिसके बारे में हम गहराई से सोचें। तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, A, D और E। अब ये भी देख लेते हैं कि क्यों ये सही रहेंगे। देखो गहरी सोच बच्चों में जब डेवलप होती है जब हम कोई ऐसा क्वेश्चन पूछें जिससे कि वो अपना दिमाग लगाएं और चीज़ों को विस्तार से एक्सप्लेन करें। ऐसा ना हो कि कोई किताब से कोई परिभाषा पढ़ ली और उसको एक्सप्लेन कर दिया। किताब से परिभाषा तो वो एक्सप्लेन कर सकते हैं ईजिली, लेकिन अगर हम उनसे उनके विचार जानना चाहेंगे तो विचार क्या होंगे, विचार तो खुद से डेवलप होंगे, खुद से ही आएंगे उनके दिमाग में। तो उससे क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन की बात करें तो इसमें क्या है, दबाव समूह
और सामाजिक आंदोलन किस प्रकार राजनीति पर प्रभाव डालते हैं, ये हम उनसे पूछ सकते हैं। तो इसमें वो अपने विचार बताएंगे। दबाव समूह क्या होता है? दबाव समूह एक तरह से ये होता है कि जो कोई अपना काम निकलवाने के लिए नॉर्मल तरीके ना अपना करके थोड़ा सा दबाव बनाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ पर, पॉलिटिक्स में। और सामाजिक आंदोलन आपको पता ही है, जो सोशल मूवमेंट्स होते हैं, सोसाइटी के कुछ इश्यूज़ को लेकर के होते हैं मूवमेंट, तो इनको हम पूछ सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें जो है किस तरह से राजनीति पर प्रभाव डालते हैं। तो बच्चे इसके बारे में सोचेंगे, अपनी थिंकिंग जो है वो एक्सप्रेस करेंगे, उनके जो विचार हैं वो एक्सप्रेस करेंगे। फोर्थ में क्या है, भारत ने अपनी जनसंख्या का आकार कितने राजनीतिक दलों को दिया हो सकता है और क्यों? एक तो हम इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं कि आकार कितने राजनीतिक दलों को दिया हो सकता है, दूसरा कि क्यों ऐसा किया है, क्यों ऐसा किया है। तो फिर उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम बच्चों की राय जानना चाह रहे हैं। तो ये भी इसके लिए सही रहेगा ऑप्शन। जनहित याचिका भारत में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास कैसे है? जनहित याचिका के बारे में हमने पॉलिटी में पढ़ा था। तो पॉलिटी में, पॉलिटिकल साइंस में, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लें। जनहित याचिका होती है किसी के बिहाफ पर PIL दाखिल करना। PIL मतलब शॉर्ट में ही होता, कहते हैं इसको जनहित याचिका को, मतलब एक तरह से अपील करना किसी और के बिहाफ पर। अगर कोई एबल नहीं है अपील करने के लिए तो उसके बिहाफ पर अपील करना जनहित याचिका कहलाती है। तो इसमें हम पूछ सकते हैं कि जनहित याचिका भारत में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास कैसे है, किस तरह से इसके थ्रू सभी को न्याय मिल सकता है। तो इसमें भी देखो विचार डेवलप होंगे बच्चों के, खुद से वो सोच करके आंसर करेंगे। तो इसमें AD और E जो हैं ये तीनों जो है सही हो जाएंगे। यहाँ पर अगर देखो हम एलिमिनेशन की बात करें तो ये दोनों ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से परिभाषा पर जोर दे रहे हैं। कैसे कि एक दबाव समूह और एक राजनीतिक समूह में क्या अंतर है, हम दोनों में डिफरेंस पूछ रहे हैं। तो ये डिफरेंस एक तरह से हम किताब से रट्टा, मतलब बच्चे किताब से रट्टा लगा के भी बता सकते हैं, एक दो लाइन में बता सकते हैं। इसमें व्याख्या करने के लिए पूछा गया, यानी कि सीधे सीधे इनका अर्थ पूछा गया है। तो अर्थ तो कोई भी बता देगा सिंपल सा एक दो लाइन में, लेकिन ये विस्तार दे रहे हैं बात को, और ये थोड़ा सा विचार भी इसमें डेवलप होंगे बच्चों के। तो ये सही रहेंगे तीनों। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और कितना स्कोर आया वो भी बताएं। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल्टरनेटिव डेज पर ये हमारी क्लासेस होंगी, एक दिन पैडागोजी की क्लास होगी और एक दिन कंटेंट की क्लास होगी। तो दोनों में से कोई भी क्लास नहीं छूटेगी, क्योंकि ये भी करना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।